हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों साथियों, आप सभी जानते होंगे हमारी ल्यूसेंट जीके की ये सीरीज चल रही है और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ल्यूसेंट जीके के बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों के ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ल्यूसेंट जीके के बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों का पार्ट 2। दोस्तों आपने अगर उस पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो ये ल्यूसेंट जीके की वाला जो ये ल्यूसेंट जीके की सीरीज प्रारंभ कर रखी है मैंने आपके लिए, ये मैंने सभी जो हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम पेपर आ रखे हैं उससे जो भी हमें जीके जीएस के प्रश्न हमें ल्यूसेंट से देखने के लिए मिले हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोग इन्हें भली भांति तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा, अपनी तैयारी को जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा। आपको आपके आगामी एग्जाम में हेल्प ये जरूर पहुंचाएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है आल्प्स पर्वत, एल्बुर्ज, माउंट ब्लैक या फिर माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एल्बुर्ज। दोस्तों यूरोप का सर्वोच्च शिखर है हमारा एल्बुर्ज, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस देश में स्थित है तो दोस्तों यह रूस में स्थित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों इसके बारे में कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये दो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जो कि फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या फिर बाह्य मंडल में। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जो वायुयान हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ाते हैं वह किस मंडल में यानी कि किस एरिया में उड़ाया जाता है हमारे वायुमंडल के। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल। दोस्तों वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बादल, आंधी व वर्षा यह किस मंडल में होती है तो दोस्तों सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी व वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बोस्टन टी पार्टी घटना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1617 में, 1771 में, 1657 में या फिर 1773 में। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि बोस्टन टी पार्टी घटना को बोस्टन चाय पार्टी घटना के नाम से भी हम लोग जानते हैं और हमारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करते होंगे, उन्हें सॉल्व करते होंगे तो दोस्तों आपको ये प्रश्न देखने के लिए उसमें जरूर मिला होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना यानी बोस्टन चाय पार्टी घटना अमेरिका में हुई थी। दोस्तों ये जो घटना थी, इसी घटना से अमेरिका का ना स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये घटना है और हमारे एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बोस्टन टी पार्टी घटना का नायक कौन था तो दोस्तों इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। आपने इन सभी प्रश्नों को इससे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? आपके ऑप्शन है दांते, पेट्रोक, मैकियावेली या फिर मार्टिन लूथर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मैकियावेली जो है दोस्तों उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। और इसके बारे में हमसे काफ़ी ज़्यादा बार हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन में हमसे पूछा जाता रहा है कि द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों मैकियावेली आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक प्रश्न आप लोग और ध्यान रखेंगे यहाँ से कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक भी मैकियावेली को ही कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों को आपने मैकियावेली से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जितना भी कोस्टल एरिया है भारत का उसकी कुल लंबाई पूछी जा रही है हमसे और ये संपूर्ण भारत की पूछी जा रही है, यानी कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जितने भी हमारे यूटीज वगैरह हैं उन सभी को काउंट करके आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर या फिर 6517.7 किलोमीटर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7516.6 किलोमीटर।
दोस्तों भारत का जो तटीय भाग है इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यानी कि भारत के जितने भी यूटीज है नीचे वाले, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह, इनको अगर हम काउंट नहीं करते हैं और भारत का सिर्फ जो मेन हम लोग नक्शा देखते हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो कोस्टल एरिया है यानी कि जो उसका तटीय भाग की लंबाई है दोस्तों वह 6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई यानी कि जो भी एरिया भारत का समुद्र से नहीं लगता है, समुद्र के पास से नहीं लगता है, वहाँ की स्थल सीमा की लंबाई आप लोगों से पूछी गई है और यह इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आपने इन तीनों ही प्रश्नों को यहाँ से ध्यान में रखना है, तीनों ही हमारे एग्जाम में कई ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 2%, 2.5%, 7% या फिर 2.42%। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.42%। देखो दोस्तों, बात करी जाए अगर भारत के क्षेत्रफल की संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से, तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जबकि जो भारत की जनसंख्या है दोस्तों वह संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यानी कि 100% में से जो भारत का क्षेत्रफल है वो तो 2.42% है, लेकिन 100% जनसंख्या में से 17.5% जनसंख्या भारत की है। अब दोस्तों आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या का मामला कितना ज़्यादा अधिक है। अगला प्रश्न हमारा, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि रेशम उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी जो है वह रेशम उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका वगैरह वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर को ये हमारा दक्कन का पठार पाया जाता है, वहाँ पर वाले क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1975 को, 26 जनवरी 1973 को, 24 जनवरी 1973 को या फिर 26 जनवरी 1975 को। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी 1973 को। दोस्तों 24 जनवरी 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना करी गई थी। और दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोगों ने नाम सुना होगा भिलाई इस्पात केंद्र, दुर्गापुर इस्पात केंद्र, राउरकेला इस्पात केंद्र। तो इन सभी इस्पात केंद्रों को ना चलाने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। जैसे कि इसमें लिखा भी गया है कि भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर या फिर सलेम, जो ये लौह इस्पात कारखाने हैं, इनको एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी जो है वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल को दी गई है, जिसकी स्थापना दोस्तों 24 जनवरी 1973 में करी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जो महाराष्ट्र है दोस्तों उसने सबसे पहले कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। कब दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो 1997 में। महाराष्ट्र ने 1997 में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था और यह ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य था। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? आपके ऑप्शन है गेहूं, धान, मक्का या फिर दूध। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो दोस्तों गेहूं है उसका प्रभाव, उस पर हरित क्रांति का ना सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वह हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं संपूर्ण विश्व में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि हरित क्रांति की जन्मस्थली किस शहर को माना जाता है, तो दोस्तों उत्तराखंड के पंतनगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 1757 में, 1764 में,
1765 में या फिर 1758 में? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। एक युद्ध हमसे और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है जो कि है प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बार इन प्रश्नों को देखा होगा। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह दोनों ही युद्ध हमारे भारत की हिस्ट्री के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को यानी कि हमारे झंडे को कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1950 को, 21 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 या फिर 24 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तथा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत कब अपनाया था हमारे संविधान ने, दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत हमारे भारतीय संविधान में अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 56। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभियोग की चर्चा भारतीय राष्ट्रपति की अनुच्छेद 61 में यानी कि 61 में करी गई है। आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति तथा अन्य किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया जाता है। सिर्फ राष्ट्रपति पर ही हमारे भारतीय संविधान में महाभियोग की चर्चा करी गई है अनुच्छेद 61 के तहत। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है, तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में जो भारत का राष्ट्रपति होगा इसके बारे में चर्चा करी गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। आप लोगों ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन जो होता है जिसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती है, तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है। साथ ही साथ में अपने ध्यान रखना है दोस्तों कि जो संयुक्त बैठक है इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में यानी भारतीय संविधान के 108वें आर्टिकल में संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सेशन की चर्चा करी गई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये संयुक्त बैठक हमने किस देश से ग्रहण की है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हमने संयुक्त बैठक को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है कमल नारायण सिंह, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा या फिर रंजन गोगोई। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जो दोस्तों यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी हैं वह सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन हैं, तो दोस्तों कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश हैं और इन्होंने कुल 17 दिन तक ही इस पद को ग्रहण किया था। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा की चर्चा है? आपके ऑप्शन हैं भाग 17, भाग 18, भाग 16 या फिर भाग 20। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। इसमें से राजभाषा की चर्चा किसमें करी गई है आपसे पूछा गया है और आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 17। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा की चर्चा करी गई है। आप लोगों ने इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखना है दोस्तों कि राजभाषा की चर्चा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक करी गई है। तो आर्टिकल 343 343 से 351 तक राजभाषा की चर्चा करी गई है। और किस भाग में करी गई है दोस्तों? तो भाग 17 में करी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल शासक ने करी थी? आपने बताना है। आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर।
तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जो अकबर था इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किसके द्वारा करी गई थी, तो दोस्तों आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी स्थानांतरित अकबर के द्वारा 1571 में करी गई थी। आपने दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था। आप लोगों ने ध्यान रखना है, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और इसी के काल में, यानी जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों, इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आप लोगों ने इन सभी तथ्यों को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आपके ऑप्शन है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, अमेरिका का रूस पर आक्रमण, भारत पर चीन का आक्रमण या फिर ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए यह द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 1945 तक चला था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों, तो कुल इसमें 61 देशों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में किस एक ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? आपके ऑप्शन है शुक्र, अरुण, बृहस्पति या फिर बुध। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों जो बुध ग्रह है, इस ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। साथ ही साथ में आपने ध्यान रखना है कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो दोस्तों किस ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुध के पास नहीं है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तथा एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यह भी हमारा बुध ग्रह ही है। तो आपने तीनों तथ्य बुध ग्रह के बारे में ध्यान रखने हैं। तीनों ही हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? आपके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है हमने किस देश से ग्रहण करी है। और आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जो दोस्तों रूस है वहाँ से हमने अपने मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में ग्रहण किया है। और किस संविधान संशोधन के तहत यह जोड़े गए थे? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगर आपसे काफ़ी ज़्यादा तरीके से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं मौलिक कर्तव्यों से, आपने सभी तरीकों को ध्यान में रखना है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण करे हैं? तो रूस से ग्रहण करे हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस पीएम का था? आपके ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनका प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल था। कुल 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन इनका यह कार्यकाल रहा था। और यह प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पीएम बने थे। तथा अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल के पीएम के तौर पर किसका रहा, तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे कम कार्यकाल रहा था पीएम के तौर पर। मात्र 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा था और इसके बाद इनका गठबंधन टूट गया था। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर सन 2000 से, 12 सितंबर सन 2013 से, 2 अक्टूबर 2013 से या फिर 12 सितंबर सन 2000 से। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सितंबर 2013 से। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना है। यानी कि क्वालिटी फूड जो है वह लोगों को एक पॉजिटिव रेट में, यानी कि जो भी उनका एक उचित मूल्य होता है उस पर लोगों को उपलब्ध कराना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य था। अगला प्रश्न हमारा और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है अप्रैल 1982 में,
जून 1982 में, अप्रैल 1988 में, या फिर जून 1988 में? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अप्रैल 1988। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना करी गई थी। बात करी जाए दोस्तों इसके मुख्यालय की, तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। लेकिन दोस्तों इस मुख्यालय के अलावा इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई, इन 3 महानगरों में स्थापित किए गए हैं। आपने सभी को ध्यान में रखना है। दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर इसमें महसूस हुई है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर मेंशन कर दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा। तथा आप लोगों को ये आपके आगामी एग्जाम में हेल्प जरूर पहुंचाएगा। आप लोग इसे भली भांति तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।